नमस्कार साथियों, मैं यशपाल सिंह बघेल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम योद्धा 2020 में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हम इतिहास पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आज हम दोस्तों इतिहास की क्लास में आगे कराएंगे। उससे पिछली बार हमने क्या कराया था, गुर्जर एवं प्रतिहार वंश कराया था, है ना, गुर्जर वंश या प्रतिहार वंश, ठीक है। और आज कराएंगे दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के बारे में, बताएंगे कौन कौन से राजा हुए थे, क्या इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम की दृष्टि से जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, उनको बताएंगे। और इसमें ज्यादा नहीं, इतना ही लेके चलेंगे जितना एग्जाम में आता है ना। तो राष्ट्रकूट वंशों के बारे में बात करते हैं। इससे पहले जितने भी वीडियो है दोस्तों आप देख सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर आज आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों बात करते हैं, अब किसके बारे में बात करें, राष्ट्रकूट वंश के बारे में बात करते हैं, ठीक है। किसके बारे में, राष्ट्रकूट वंश के बारे में। चलिए राष्ट्रकूट वंश, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों इसके संस्थापक के बारे में बात करेंगे, इसके संस्थापक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अगर संस्थापक की बात की जाए, किसके राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक की बात की जाए तो यह है दोस्तों दंती दुर्ग। कौन है संस्थापक? दंती दुर्ग, ठीक है। यह दोस्तों आपके दंती दुर्ग जो थे वो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे, ठीक है। अगर इनके टाइम पीरियड की बात की जाए तो दोस्तों ये कब शासक थे, किस टाइम पर थे, 752 एडी में, ठीक है। इन्होंने स्थापना की थी किसकी, राष्ट्रकूट वंश की, ठीक है। दंती दुर्ग के बारे में दोस्तों अगर बात करें तो आगे इनके बारे में बात करें तो राजधानी जो थी दोस्तों, इनकी राजधानी, इनकी अगर राजधानी की बात किया तो इनकी राजधानी थी दोस्तों मान्यखेत। कौन सी थी दोस्तों, मान्यखेत। राजधानी याद रखेंगे, ये पूछी जाती है एग्जाम में अक्सर, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश में से जो क्वेश्चन बनता है पहला तो यही बनता है कि इसका संस्थापक कौन था, और ये भी पूछ लेते हैं कि राष्ट्रकूट वंश जो थे इनकी राजधानी कौन सी थी, तो आप क्या बताएंगे, मान्यखेत बताएंगे, ठीक है। उपाधि की बात कर लेते हैं, दंती दुर्ग को कौन कौन सी उपाधि मिली थी, उपाधि की दोस्तों अगर बात की जाए तो पहली जो उपाधि मिली थी इनको वो मिली थी दोस्तों महाराजा धिराज की। कौन सी, महाराजा धिराज। महाराजा धिराज की उपाधि मिली थी, किसको मिली थी, धिराज, है ना, महाराजा धिराज। किसको मिली थी उपाधि, ये दंती दुर्ग को मिली थी। दंती दुर्ग कौन था, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे दोस्तों अगर बात की जाए उपाधि की तो परमेश्वर की उपाधि मिली थी, किसकी, परमेश्वर की। और तीसरी उपाधि मिली थी वो क्या मिली थी दोस्तों, परम भट्टारक। परम भट्टारक उपाधि मिली थी, किसको मिली थी, दंती दुर्ग को। दंती दुर्ग के बारे में बताया कौन है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे दोस्तों अगर बात की जाए तो इसका जो उत्तराधिकारी था वो कौन था, उत्तराधिकारी कौन था इसका, तो वो था दोस्तों इसका कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम कौन था इसका, उत्तराधिकारी था, है ना। अब किसके बारे में बात करेंगे इसके बाद, इतना ही है इसमें। इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, आपको राजधानी याद रखनी है, उपाधि याद रखनी है और उत्तराधिकारी, ठीक है। उत्तराधिकारी की बात करें कृष्ण प्रथम, तो चलिए कृष्ण प्रथम की बात कर लेते हैं। कृष्ण प्रथम कृष्ण प्रथम के बारे में दोस्तों अगर बात की जाए तो ये एलोरा का जो विख्यात कैलाश मंदिर है उसका निर्माण करवाया था इसने, है ना। किसका दोस्तों, एलोरा का जो विख्यात मंदिर है, एलोरा का विख्यात मंदिर, क्या नाम है दोस्तों इसका, कैलाश मंदिर। तो एलोरा का ये विख्यात मंदिर है, इस मंदिर का क्या नाम है दोस्तों, कैलाश मंदिर। इसका निर्माण करवाया, है ना, कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। चलिए ठीक, चलिए इसके बारे में, कृष्ण प्रथम के बारे में इतना ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है इसीलिए मैंने ये
बता दिया है ना। चलिए आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों अगर बात करें तो इसके बाद जो शासक बना था राष्ट्रकूट वंश में, कौन बना था? वो बना था दोस्तों अम्बुकवर्ष। कौन बना था? अम्बुकवर्ष, है ना। तो आई होप ये आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी इसको लिख सकते हैं अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रही हो तो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब किसके बारे में बात करेंगे? अमोघवर्ष के बारे में बात करेंगे। जो अगला शासक था, किसका अगला महत्वपूर्ण शासक था? किसका अगला महत्वपूर्ण शासक था? राष्ट्रकूट वंश का। चलिए अमोघवर्ष के बारे में बात कर लेते हैं। अमोघवर्ष, अमोघवर्ष की दोस्तों अगर बात की जाए तो इसके बारे में बात करें 814 में, 814 में यानी 814 ईडी में, है ना। 814 ईडी में किस पर बैठा था? राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठा, ठीक। चलिए आगे दोस्तों अगर बात की जाए इसके बारे में, अमोघवर्ष के बारे में, तो ये जैन धर्म का अनुयायी था। ये कौन था दोस्तों? ये जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, ये जैन धर्म का क्या था? अनुयायी था, नहीं जैन धर्म का मानने वाला था ये, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों अगर बात की जाए तो ये कन्नड़ भाषा में इसने क्या किया था? कविराज मार्ग की रचना की थी इसने। किसमें? कन्नड़ जो भाषा होती है कन्नड़ में, है ना। तो कन्नड़ में इसने कविराज मार्ग, कविराज मार्ग की रचना है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। ये क्या है? एक रचना है ना, कविराज मार्ग की रचना की, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे दोस्तों अगर बात की जाए तो इसने क्या किया था? इसने तुंगभद्रा नदी के किनारे पर, यानी जो तुंगभद्रा नदी है उसके किनारे में, जो तुंगभद्रा नदी है दोस्तों, उस नदी में जाकर के इसने क्या किया था? जल समाधि लेकर के अपने जीवन का अंत कर लिया था। यानी जल समाधि लेकर के, यानी वो जल में समाधि ले ली और इसने अपने जीवन का अंत कर लिया, ठीक है। तो ये लिखेंगे दोस्तों, इसने तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर के, है ना, जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत कर लिया, ना, अपने जीवन का ये हो गया, है ना। चलिए तो ये अमोघवर्ष के बारे में इतना इंपोर्टेंट है, इतना हमने जितना इंपोर्टेंट था एग्जाम की दृष्टि से वो हमने अमोघवर्ष के बारे में दोस्तों करा दिया, है ना। अब बात करेंगे इंद्र तृतीय के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय, चलिए इंद्र तृतीय के बारे में बात कर लेते हैं। इंद्र तृतीय की अगर बात की जाए दोस्तों तो इसकी महत्वपूर्ण खूबी क्या है? इसके शासनकाल में क्या हुआ था कि जो अल मसूदी था वो भारत आया था। इसके शासनकाल में, है ना, इसके शासनकाल में अल मसूदी भारत आया। ठीक है, इसके शासनकाल में क्या हुआ दोस्तों? अल मसूदी भारत आया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आगे दोस्तों इंद्र तृतीय के बारे में यही एक पॉइंट था जो जानने योग्य था कि अल मसूदी भारत आया था, ठीक है। आगे बात करेंगे दोस्तों हम कृष्ण तृतीय के बारे में, है ना। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। इंद्र तृतीय के बारे में अब चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करेंगे, है ना। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसको क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। हमारी और भी क्लास हैं, जैसे मैथ की क्लास आती है हमारी HD यादव मैथ जो है दोस्तों, उसका हम सॉल्यूशन करा रहे हैं, पूरा सॉल्यूशन कराएंगे उसका हम। योद्धा ट्रिक की क्लास है दोस्तों हमारी,
आती हैं, तो उन्हें देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, है ना। जब भी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। चलिए आगे बात करें। आगे अगर बात करें दोस्तों, इंद्र तृतीय के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब बात करें कृष्ण तृतीय के बारे में। अब बात करेंगे दोस्तों कृष्ण तृतीय, है ना। कृष्ण तृतीय, चलिए कृष्ण तृतीय के बारे में बात कर लेते हैं। कृष्ण तृतीय की दोस्तों अगर बात की जाए तो इसने क्या किया था दोस्तों, चोलों को परास्त कर दिया था। इसने क्या किया दोस्तों, जो चोल वंश था उसको, जो चोल राजा थे उनको परास्त कर दिया और कांची एवं तंजावर पर अधिकार कर लिया इसने, है ना। इसने चोलों को परास्त किया, है ना। इसने चोलों को परास्त किया और क्या किया इसने चोलों को परास्त किया और इसने क्या कर दिया दोस्तों, उसको परास्त करने के बाद क्या कर लिया, उस पर अधिकार कर लिया। परास्त किया और इसने चोलों को परास्त किया ना, चोलों को परास्त किया और तो ये हो गया, है ना। और क्या कर लिया इसने, परास्त करने के बाद कांची एवं तंजावर पर अधिकार कर लिया ना। परास्त किया और कांची तथा तंजावर क्या किया था इसने, अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया, ठीक है। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी इसने क्या किया था, चोलों को हरा दिया था। हराने के बाद इसने क्या किया था, कांची और जो तंजावर था उस पर इसने अधिकार कर लिया, ठीक है। ये हो गया आपका राष्ट्रकूट वंश के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। आगे अगर बात करें दोस्तों तो सियक परमार ने क्या किया था, जो राष्ट्रकूटों की राजधानी थी सियक परमार में, एक था, कौन था दोस्तों, सियक परमार, ये परमार वंश का था, ठीक है। सियक परमार ने राष्ट्रकूटों की जो राजधानी थी, राष्ट्रकूटों की राजधानी कौन सी बताई दोस्तों हमने, मान्यखेत, है ना। राष्ट्रकूटों की राजधानी, और राजधानी कौन थी, मान्यखेत को इसने क्या कर दिया दोस्तों, सियक परमार ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इस पर आक्रमण किया था, मान्यखेत को, यानी मान्यखेत पर आक्रमण कर दिया इसने। मान्यखेत पर आक्रमण कर दिया ना, आक्रमण किया और इसे ध्वस्त कर दिया। ऐसे क्या कर दिया दोस्तों, ध्वस्त। ध्वस्त का मतलब तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, पूरी तरह से खत्म कर दिया इसको, है ना। चारों तरफ धुआं कर दिया। धुआं का मतलब पूरा समाप्त कर दिया उसको, है ना। तो कृष्ण तृतीय के बारे में अपने बता ही दिया। इसने क्या किया था, चोलों को परास्त किया और कांची तथा तंजावर पर अधिकार कर लिया। सियक परमार की बात करें तो सियक परमार ने क्या कर दिया, इसका पूरा वंश ही मिटा दिया, है ना। राष्ट्रकूटों की राजधानी थी मान्यखेत, उस पर आक्रमण किया और इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। चलिए आगे बात करेंगे। अब बात करें दोस्तों इसके बाद पाल वंश के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, पाल वंश के बारे में इसके बाद चर्चा करेंगे। पाल वंश में देखेंगे कौन कौन से शासक थे, कौन संस्थापक था पाल वंश का, ठीक है। वीडियो को दोस्तों पूरा देखना है आपको, है ना। ऐसे नहीं कि वीडियो बस थोड़ा बहुत देखा, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तभी कोई टॉपिक क्लियर होता है जब आप क्या है उसको पूरा देखेंगे, है ना। ऐसे नहीं कि 5 मिनट देख लिया फिर 5 मिनट काट दिया, फिर आगे स्किप करने का फिर देख लिया, है ना। ऐसे नहीं करेंगे, है ना। चलिए बात करते हैं किसके, पाल वंश के बारे में। पाल वंश, चलिए पाल वंश की बात करते हैं। तो इसके संस्थापक के बारे में बात कर लेते हैं पहले। संस्थापक, ठीक है। संस्थापक की बात करें दोस्तों, ये संस्थापक कौन थे, गोपाल। इसके संस्थापक कौन थे, गोपाल, ठीक है। अगर इनके टाइम पीरियड की बात करें दोस्तों तो इनका टाइम पीरियड 750 से 770 एडी, है ना। 750 से
770 AD। ठीक, कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए गोपाल के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में? गोपाल के बारे में। कौन था गोपाल? पाल वंश का संस्थापक था। ठीक है, अगर आगे इसके बारे में बात करें गोपाल के बारे में, तो ये क्या था दोस्तों? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये क्या था? बौद्ध धर्म का अनुयायी। अनुयायी तो जानते ही होंगे दोस्तों, बौद्ध धर्म को मानने वाला, प्रचार प्रसार करने वाला, है ना, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों अगर बात की जाए तो उदंतपुरी में इसने मठ का निर्माण करवाया था। क्या करवाया दोस्तों? इसने उदंतपुरी में मठ का निर्माण करवाया था। उदंतपुरी में मठ। मठ तो जानते ही होंगे, यहाँ पे मतलब सन्यासी टाइप के जितने भी लोग रहते हैं वहां, मतलब जिनका निवास स्थान होता है, किसका? जो महात्मा टाइप के लोग रहते हैं ना, उनका जो स्थान रहता है रहने का, उसे मठ बोलते हैं। उदंतपुरी में मठ का निर्माण करवाया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों अगर बात करें तो इसके पुत्र का क्या नाम था? इसका पुत्र जो था, है ना, इसका पुत्र जो इसके बाद राजा बना था, वो कौन था दोस्तों? धर्मपाल। कौन था दोस्तों? वो धर्मपाल। कौन था इसका पुत्र? उत्तराधिकारी था वो धर्मपाल। ठीक है, अब धर्मपाल के बारे में बात करेंगे। आई होप दोस्तों ये गोपाल के बारे में पता चल गया होगा। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। इसे आप याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, बौद्ध धर्म का ये अनुयायी था। उदंतपुरी में मठ का इसने निर्माण करवाया था। और क्या क्या करवाया इसने? ये जो है इसका जो पुत्र कौन था? धर्मपाल था। ठीक है, चलिए धर्मपाल के बारे में बात कर लेते हैं। धर्मपाल काफी अच्छा है ना, धर्म का पालन करने वाला धर्मपाल। ठीक है, चलिए आगे धर्मपाल के बारे में बात करें तो दोस्तों ये भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था, है ना। ये क्या था? ये भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था, है ना। ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये पूछा जाता है दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सा राजा बौद्ध धर्म का अनुयायी था, है ना। तो उसमें ऑप्शन दे रखे होंगे, तो उसमें से आपको टिक करना होता है ना, गोला भरना होता है। तो ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। चलिए धर्मपाल की अगर दोस्तों बारे में बात करें तो इसने क्या किया था? विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना की थी, है ना। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, आप याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, है ना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की इसने क्या किया था दोस्तों? स्थापना की थी, है ना। और दोस्तों बात किया, एक नालंदा विश्वविद्यालय था, है ना। एक क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय एक क्या था दोस्तों? नालंदा विश्वविद्यालय था। उसके खर्चे के लिए इसने क्या किया था दोस्तों? दान दिया था कुछ, है ना। जैसे 200 गांव बताए जाते हैं कि इसने 200 गांव दान दिए। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय के लिए इसने नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए ना, के खर्च के लिए कर लो, नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए 200 गांव दान दिए। इसने क्या किया था दोस्तों? विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था उसकी स्थापना की थी इसने। और क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए, ना, खर्चा होता है ना विश्वविद्यालय का, उसके लिए 200 गांव दान दिए थे इसने। जो भी इसका टैक्स वगैरह आता होगा 200 गांव का, वो सब इसने क्या किया था? दान में दे दिया, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों अगर बात करें इसके बाद, ये इतना ही है, इसमें इंपोर्टेंट है ना। इसका पुत्र के बारे में बात करें तो इसका पुत्र कौन था? देवपाल था, है ना। देवपाल के बारे में बात करेंगे। पुत्र की बात करें, है ना, यहां आ जाएगा। पुत्र या उत्तराधिकारी की बात करें तो क्या था? देवपाल।
कट रहा है क्या? चलिए ऊपर ही लिख देता हूं, है ना। चलिए इसका पुत्र कौन था? देवपाल, है ना, देवपाल। चलिए देवपाल के बारे में बात कर लेते हैं। देवपाल, ठीक है। देवपाल की बात करें तो इसके पिता का नाम अभी बताया मैंने, धर्मपाल, है ना। ये धर्मपाल का पुत्र था, ठीक है। यहां लिख लो क्योंकि वहां पर जगह नहीं थी, है ना। देवपाल के बारे में नहीं लिखवा पाया, नीचे थोड़ा रह गया, है ना। तो देवपाल की अगर बात करें तो देवपाल के पिता का नाम, इसका पिता कौन था? देवपाल के पिता कौन थे दोस्तों इसके? धर्मपाल। यानी अगर बात की जाए तो धर्मपाल का ये पुत्र है ना, देवपाल। चलिए आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों अगर देवपाल के बारे में बात की जाए तो इसने जो राजधानी बनाई थी, मुंगेर बनाई थी, है ना, राजधानी। इसकी राजधानी कौन थी दोस्तों? इसकी राजधानी मुंगेर थी। इसने राजधानी को मुंगेर बनाया था, है ना, मुंगेर बनाया था। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। ये इतना ही है। देवपाल में यही पूछा जाता है कि ये किसका पुत्र था? धर्मपाल का पुत्र था, और राजधानी क्या थी इसकी? मुंगेर थी, ठीक है। चलिए आगे बात करें। आगे दोस्तों अगर बात करें पाल वंश में तो इससे अगले जो शासक हुए वो कौन थे? महिपाल प्रथम। कौन थे दोस्तों ये? महिपाल प्रथम, ठीक है। महिपाल प्रथम के बारे में दोस्तों अगर बात की जाए तो ये पाल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है ना। पाल वंश का क्या है? ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये पाल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है ना, क्योंकि इसने अपने राज्य का विस्तार किया था और ये काफी प्रतापी भी था, है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों अगर बात करें किसके बारे में? पाल वंश के बारे में, है ना। तो पाल वंश के बारे में यही है कि ये एक महान शासक था दोस्तों, और यानी इसने अपना राज्य का विस्तार किया था, इसीलिए इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लिखवाने से कोई फायदा नहीं है, लाइन बढ़ जाएंगी, है ना, इतना ही आप याद करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर इससे अगले वंश की बात करें तो इससे अगला वंश है दोस्तों, अगर बात करें तो सेन वंश। कौन है दोस्तों? सेन वंश, है ना। चलिए मैं ज्यादा थ्योरी नहीं लिखवा रहा दोस्तों, क्या है कि लिखते लिखते फिर परेशान हो जाओगे आप, है ना। तो ज्यादा लिखने की ऐसी कोई खास जरूरत है नहीं। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों सेन वंश के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? सेन वंश। सेन वंश, चलिए सेन वंश के बारे में बात कर लेते हैं। सेन वंश के दोस्तों का संस्थापक की बात करें, संस्थापक, है ना। संस्थापक पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम में, फिर भी मैं बार बार कह रहा हूं कि जितने भी संस्थापक हैं सभी वंश के, उन्हें एक बार आप याद कर लेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। संस्थापक की बात करें तो इनके संस्थापक कौन थे सेन वंश के? सामंत सेन, ठीक है, सामंत सेन। संस्थापक कौन थे इनके? सामंत सेन, है ना। चलिए इनकी राजधानी की बात कर लेते हैं। सामंत सेन की राजधानी, राजधानी की दोस्तों अगर बात करें सामंत सेन की तो इनकी राजधानी कौन सी थी दोस्तों? नदिया, है ना। ब्रैकेट में लिखेंगे आप लखतौनी, है ना। लखतौनी, ठीक है। कट रहा है क्या? चलिए ठीक है ना, लखतौनी। राजधानी क्या है? नदिया, ये नदिया या लखतौनी, ठीक है। चलिए आगे बात करें। आगे अगर दोस्तों बात की जाए तो इसका उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? विजयसेन। इसका उत्तराधिकारी की अगर बात करें, उत्तराधिकारी मतलब इसका जो पुत्र था, यानी जो इसके बाद शासक बना था, उत्तराधिकारी। ये अगर बात किया तो विजयसेन इसका उत्तराधिकारी था, है ना। विजयसेन इसका उत्तराधिकारी था। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करें दोस्तों विजयसेन के बारे में। यानी ये छोटे छोटे वंश हैं दोस्तों, और इनके बारे में पूछा जाता है यही कि इनकी राजधानी क्या थी और ये इनके संस्थापक कौन थे, इतना ही है।
जितना जरूरी है उतना ही करा रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मैं इनके बारे में बिना बात के लिखवा दूं और 10-10 लाइन, है ना। तो ये सही नहीं है, जितना एग्जाम में पूछा जाता है या पूछा गया है वही मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है। चलिए विजय सेन के बारे में बात कर लेते हैं। विजय सेन, विजय सेन, विजय सेन के दोस्तों अगर बारे में बात की जाए तो ये शैव धर्म का अनुयायी था। किसका था ये? शैव धर्म का अनुयायी था, है ना। शैव धर्म में क्या था दोस्तों? शिव जी की पूजा की जाती थी, है ना। शैव धर्म का अनुयायी था ये, शैव धर्म का अनुयायी था, ठीक। आगे दोस्तों अगर विजय सेन की बात करें तो ये क्या था? इसने क्या किया था? गुलगान में श्री हर्ष ने इसके मतलब गुणगान में क्या किया था? इसने क्या किया था? इसके गुणगान में, है ना, गुणगान करते हैं ना, किसी की तारीफ करते हैं ना हम लोग, तो इसके गुणगान में क्या किया था? श्री हर्ष ने एक रचना लिखी है जिसका नाम क्या है? विजय प्रशस्ति, है ना। इसके गुणगान में, इसके गुणगान का मतलब यही है दोस्तों, किसी की तारीफ करना, है ना। इसके गुणगान में किसी के बारे में मीठे वचन बोलना, यही गुणगान बोला जाता है ना। इसके गुणगान में श्री हर्ष ने क्या किया दोस्तों? इसके गुणगान में विजय प्रशस्ति, इसके गुणगान में श्री हर्ष ने विजय प्रशस्ति की रचना की, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर दोस्तों बात किया तो आगे बात करेंगे इसके उत्तराधिकारी के बारे में, है ना। उत्तराधिकारी की बात करें दोस्तों तो इसका उत्तराधिकारी था बल्लाल सेन। कौन था? बल्लाल सेन। वो बल्लाल देव मत याद करना, बाहुबली वाला, है ना। बाहुबली याद आया कुछ? बाहुबली, महिष्मती का सिंहासन, ठीक है। तो ये महिष्मती का सिंहासन वाला बल्लाल देव नहीं है, मां शिवगामी देवी, ठीक है। तो ये बल्लाल देव कौन सा है? सेन वंश का है, बल्लाल सेन नाम है इसका, बल्लाल देव नाम नहीं है ना। चलिए उत्तराधिकारी की बात हो गई यहाँ पे, तो ये इतना ही था इसमें। ये शैव धर्म का अनुयायी था। इसे गुणगान में श्री हर्ष ने क्या किया था? विजय प्रशस्ति, इसको याद रखेंगे, विजय प्रशस्ति। ये पूछा गया है एसएससी के एग्जाम में, है ना। CHSL में पूछा गया था एक बार। चलिए श्री हर्ष ने क्या किया था? विजय प्रशस्ति की रचना की। उत्तराधिकारी कौन था इसका? बल्लाल सेन, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों अगर बात की जाए तो बल्लाल सेन के बारे में बात कर लें थोड़ा बहुत, है ना। बल्लाल सेन, चलिए बल्लाल सेन के बारे में बात करते हैं, ना। बल्लाल सेन, बल्लाल सेन के बारे में दोस्तों बात करें तो इन्होंने दोस्तों 3 रचना लिखी हैं, 3 रचनाएं हैं इनकी, यानी 3 ग्रंथ हैं इनके। तो कौन कौन से ग्रंथ है? तो पहला ग्रंथ की अगर बात की जाए तो ये है दोस्तों दान सागर। क्या है दोस्तों ये? दान सागर। हिंदी में भी पूछ लिया जाता है दान सागर के बारे में, ना। दूसरा है दोस्तों अद्भुत सागर। क्या है दोस्तों दूसरा? अद्भुत सागर, ठीक है। तीसरे की दोस्तों अगर बात की जाए तो ये तीसरा है दोस्तों आपका, 3 नहीं दोस्तों, इसने 2 ही लिखे हैं ना। चलिए तो 2 ग्रंथ लिखे हैं इसने, कौन कौन से? दान सागर और अद्भुत सागर, ठीक है। आगे बात करेंगे दोस्तों इसके बारे में, कौन से शासक के बारे में बात करें? लक्ष्मण सेन के बारे में बात करेंगे। लक्ष्मण सेन, है ना। लक्ष्मण सेन के बारे में बात करते हैं। तो लक्ष्मण सेन की अगर बारे में बात की जाए दोस्तों तो दोस्तों ये सबसे शक्तिशाली शासक था सेन वंश का, है ना। काफी इंपोर्टेंट और काफी अच्छा है ये शासक जो है। क्या था? तो लिखेंगे इसमें ये क्या था? सेन वंश का, है ना। ये सेन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, ठीक है। जो शक्तिशाली है दोस्तों वही महत्वपूर्ण है ना। जो शक्तिशाली है वही क्या है दोस्तों? वही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में अगर दोस्तों आगे बात की जाए तो इसके दरबारी कवि के बारे में बात कर लेते हैं। दरबारी कवि काफी नामी यानी चर्चित हैं इनके जो हैं
और कई बार इनकी जो है रचना हिंदी में भी पूछी गई है और हिस्ट्री में भी पूछी गई है ना, यानी इतिहास में भी पूछी गई है, हिंदी में भी पूछी गई है। चलिए, तो ये कौन है दोस्तों, इनके दरबारी कवि जयदेव। ठीक है, कौन है दोस्तों इनके दरबारी कवि जयदेव है ना। जयदेव की एक प्रसिद्ध रचना है इनकी एक प्रसिद्ध, है ना। क्या नाम है उनका दोस्तों, रचना क्या नाम है, गीत गोविंद। कई बार एग्जाम में आ चुकी है, गीत गोविंद की रचना किसने की है, तो आप क्या लिखेंगे दोस्तों, गीत गोविंद की रचना किसने की है, आप लिखेंगे जयदेव। ठीक है, चलिए और बात करें दोस्तों धामी बात करें तो धामी भी इनके समय पर थे ना, तो धामी की बात कर लेते हैं। धामी ने कौन सी रचना की है, पवनदूत नामक रचना लिखी है ना, पवनदूत। ठीक है, एक और बात कर लेते हैं, अगर बात करें किसकी, आर्या सप्तशती की रचना गोवर्धन ने की है ना। तो जयदेव ने क्या कौन सी रचना लिखी है, गीत गोविंद, धामी ने पवनदूत, और गोवर्धन की बात कर लेते हैं ना, गोवर्धन एक गोवर्धन नाम के थे ना, तो कौन सी लिखी है उन्होंने, आर्या सप्तशती लिखी, आर्या सप्तशती, है ना, ये ध्यान रखेंगे, आर्या सप्तशती। तो एक बार इसको लक्ष्मण सेन को मैं दोबारा करवा दे रहा हूं। ठीक है, लक्ष्मण सेन ने क्या किया, ये सेन वंश का सबसे प्रतापी यानी सबसे शक्तिशाली शासक था। ठीक है, दरबारी कवि की बात की है तो जयदेव याद कर लेंगे। एक क्रिकेटर भी है दोस्तों, जयदेव उनादकट, है ना, जयदेव उनादकट, आपने देखा होगा, इंडिया की टीम में भी खेल चुका है और आईपीएल में भी, है ना, तो उससे याद कर लेंगे। दरबारी कवि लक्ष्मण सेन, जयदेव उनादकट। आप ये भी याद कर सकते हैं कि लक्ष्मण की टीम में वीवीएस लक्ष्मण नाम का भी तो एक खिलाड़ी है ना, तो लक्ष्मण सेन की टीम में कौन है, जयदेव उनादकट। क्यों है टीम में, क्योंकि लक्ष्मण सेन के दरबार में कौन रहता है, जयदेव उनादकट, है ना, नहीं यानी क्या, जयदेव उनादकट नहीं लगाएंगे, उनादकट से आप याद रखेंगे केवल। तो जयदेव ने किसकी रचना की है, गीत गोविंद की। धामी की बात करें तो पवनदूत लिखी है इन्होंने, पवनदूत लिखी है ना। ठीक है, और गोवर्धन की बात करें, आर्या सप्तशती लिखी। ये दोस्तों यहां पर क्या होता है, कंप्लीट होता है आपका, है ना। चलिए, इसके बाद दोस्तों राजपूत वंश कराएंगे आगे अगले लेक्चर में, तो आप देखना ना भूलें। ठीक है, अगले लेक्चर को हमारे को। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। हिस्ट्री में कोई भी ऐसा दोस्तों टॉपिक नहीं छोड़ रहा मैं, अक्सर ये सेन वंश वगैरह जितने भी आते हैं ये छोड़ देते हैं जो टीचर होते हैं ना, किसी भी चैनल पर देख लेना, इनके बारे में नहीं लिखवाया जाता। जबकि दोस्तों जयदेव के बारे में आता है कि गीत गोविंद की रचना की है, और ये जितने भी वंश होते हैं उनके संस्थापक के बारे में पूछा जाता है कि इनके संस्थापक कौन है ना। तो मैंने ये आपको सब करा दिया है। ठीक है, आई होप दोस्तों ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं। ठीक है, इससे पहले की जितनी भी क्लासें हैं दोस्तों, जितनी वीडियो हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। और हिस्ट्री की जितनी भी हैं, और योद्धा ट्रिक है, और मैथ एसडी यादव मैथ का सॉल्यूशन चल रहा है दोस्तों हमारा, उसे भी आप देख सकते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इसी के साथ दोस्तों आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।